Hi everyone, my name is Neha Saini and welcome to Let's Study. I hope you are doing well. So everyone, आज का ये जो वीडियो है मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस साइटोलॉजी चैप्टर जो हमने पढ़ लिया है। इस साइटोलॉजी चैप्टर से ये क्वेश्चंस लिए गए हैं आज की इस वीडियो में जो हम डिस्कस करेंगे। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है जो किसी न किसी वनडे एग्जाम में पूछे गए हैं और कुछ क्वेश्चंस जो एसएससी जीडी एग्जाम्स में भी पूछे गए हैं। तो एकदम हम क्वेश्चंस को समझते हुए चलेंगे। अगर मेरे इस साइटोलॉजी चैप्टर में अगर इन क्वेश्चन से आपका कोई भी डाउट रहता है तो मैंने प्लेलिस्ट बनाई हुई है, एकदम डिटेल से एक एक चीज़ को पढ़ाया हुआ है, आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये सेशन। इसमें हम सब क्वेश्चंस लगाएंगे। अगर फिर भी इसमें कुछ क्वेश्चंस रह जाते हैं, एक सेशन और मैं क्वेश्चंस के ऊपर लेकर आऊंगी, तो हम वहां पर बाकी बचे हुए क्वेश्चंस को देख लेंगे। आप यहाँ पर सबसे पहले देखिए, ये जो पिक्चर है ये आपको किसका पिक्चर नजर आ रहा है? ये जो डायग्राम है ये दिखाई दे रहा है ना, ये डायग्राम है एक प्रोकैरियोटिक सेल का। किसका डायग्राम है? ये एक प्रोकैरियोटिक सेल का ये डायग्राम है। यानी पूर्व केंद्र की है कोशिका। अब देखिए, मैंने जब ये साइटोलॉजी आपको चैप्टर कराया है, इनके प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल के में डिफरेंस बताया है और सेल की स्टडी कैसे कैसे हुई, एकदम डिटेल में हर एक चीज़ बताई हुई है। अगर किसी को देखिए, क्वेश्चन आप कहीं से भी पढ़ सकते हैं, आप जहाँ से भी पढ़ रहे हैं अपना बायोलॉजी, और अगर आपको मेरा क्वेश्चंस पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है तो आप मेरी प्लेलिस्ट पर जा सकते हैं, आप वहाँ से देख सकते हैं, नोट प्रॉब्लम। चलिए अब स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन इज दिस: जीवन की मूलभूत इकाई क्या है? जीवन की मूलभूत इकाई क्या है? तो देखिए, जीवन की मूलभूत इकाई हम डिस्कस किस चैप्टर के कर रहे हैं? ये क्वेश्चन साइटोलॉजी। अब साइटोलॉजी में हम क्या करते हैं, किसकी स्टडी करते हैं? सेल की स्टडी करते हैं। सेल का अध्ययन किसमें किया जाता है? कोशिका विज्ञान में। किसमें करते हैं? कोशिका विज्ञान में। सेल के फंक्शन, सेल की क्रियाएं कैसे वर्क करती है, ओवरऑल सारी स्टडी किसमें की जाती है? साइटोलॉजी में की जाती है। तो अब देखिए, सेल के बारे में अध्ययन किया जा रहा है तो जीवन की आप यहाँ से देखकर तो एकदम बता देंगे कि ये साइटोलॉजी चैप्टर से मैं क्वेश्चन करा रही हूँ। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है तब तो ये आपके लिए एकदम ऐसा सोचने वाला क्वेश्चन बन जाएगा ना। तो जीवन की मूलभूत इकाई क्या है? कोशिका है। तो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें ऑप्शन क्या है? अंग, ऊतक, नाभिक। तो ये इसके ऑप्शन नहीं है, इसका करेक्ट ऑप्शन है कोशिका यानी सेल। कोशिका को क्या बोलते हैं? सेल बोलते हैं। अब देखिए, ये जो सेल है जीवन की मूलभूत इकाई क्यों बोला गया है? देखिए, जैसे एक घर की सबसे छोटी इकाई क्या मानी जाती है? ईंट को माना जाता है। किसको माना जाता है? ईंट को माना जाता है। ईंट से मिलकर दीवार बनाई जाती है और फिर ईंटों से मिलकर एक कमरा बनाया जाता है, फिर बहुत सारे मिलकर एक घर का निर्माण करते हैं। सेम ऐसे ही हमारी जो बॉडी का जो फॉर्मेशन एक तरीके से होता है, वो बॉडी की जो स्टार्टिंग है वो किससे होती है? सेल से होती है। एक सेल से हमारे शरीर का निर्माण होता है, जिसे बोला गया है जीवन की मूलभूत इकाई। क्यों? देखिए, ये एक अकेली सेल जब मैच्योर सेल हो जाती है, ये डिवाइड करती है 2 सेल में, फिर 2 सेल ये ऐसे डिवाइड, फिर ये आगे की इनकी ये 2 डॉटर सेल बन गई। इन डॉटर सेल भी फिर आगे डिवाइड करेंगे जब इनका मैच्योर हो जाती है, डिवीजन करने का इनका टाइम आ जाता है। तो इस टाइप से ये बहुत सारी सेल मिलकर क्या बनाएंगी? टिश्यू बनाएंगी। क्या बनाएंगी? ये टिश्यू बनाएंगी। टिश्यू से मिलकर क्या बनाते हैं? ये ऑर्गन। टिश्यू मिलकर क्या बनाते हैं? ऑर्गन। ऑर्गन मिलकर क्या बनाते हैं? ऑर्गन सिस्टम। ऑर्गन सिस्टम लाइक मैं बात करूं डाइजेस्टिव, सर्कुलेटरी सिस्टम, तो इसमें बहुत सारे ऑर्गन काम कर रहे हैं ना किसी सिस्टम में, इसमें जैसे डाइजेस्टिव में, सर्कुलेटरी सिस्टम में। फिर ये ऑर्गन सिस्टम मिलकर करते हैं एक लिविंग बॉडी का फॉर्मेशन। किसका? एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन होता है, जैसे हम मनुष्य।
हमारे जो बॉडी का फॉर्मेशन है वो किससे हुआ है? सेल से ही हुआ है। सेल से टिश्यू बने, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, और फिर तब जाकर के एक लिविंग ऑर्गेनिज्म बनता है। इसीलिए कहा गया है जीवन की मूलभूत इकाई क्या है? कोशिका यानी सेल। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सजीवों की क्या पहचान है, यानी लिविंग्स की क्या पहचान है? लिविंग्स श्वसन करते हैं, प्रजनन करते हैं, रक्त संचरण करते हैं, यानी इनमें ब्लड सर्कुलेशन होता है, रिप्रोडक्शन होता है, रेस्पिरेशन होता है। तो देखिए सजीव की तो ये पहचान है। हर एक सजीव रेस्पिरेशन भी करेगा, चाहे वो प्रोकैरियोटिक सेल से बना हुआ हो, चाहे वो यूकैरियोटिक सेल से मिलकर बना हुआ हो। रेस्पिरेशन तो करते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल वाले ऑर्गेनिज्म भी करेंगे, रिप्रोडक्शन भी करेंगे, और ब्लड सर्कुलेशन उनमें भी होगा। भले ही उनमें ब्लड सर्कुलेशन ओपन जो है ब्लड सर्कुलेशन होता हो लोअर ऑर्गेनिज्म में, लेकिन होता है उनमें भी ब्लड सर्कुलेशन। तो इसलिए इसके सभी ऑप्शन क्या है इसमें करेक्ट होंगे। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ये सभी। हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म रेस्पिरेशन भी करता है, रिप्रोडक्शन भी करता है, ब्लड सर्कुलेशन भी करता है। आई होप आप यहां तक आपको क्लियर हुआ होगा। अगर आपको मेरा ये बताया हुआ अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है, तो आप वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। चलिए आगे बढ़ते हैं अब। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी कोशिका में मौजूद सबसे बड़ा कोशिकांग कौन सा है? कोशिकांग यानी यहां पर किसकी बात हो रही है? ऑर्गेनली की। कोशिकांग को क्या कहते हैं? ऑर्गेनली कहते हैं। तो देखिए किसी भी कोशिका का सबसे बड़ा कोशिकांग यानी ऑर्गेनली क्या होती है? न्यूक्लियस होता है। देखिए ये एक न्यूक्लियस एक सेल है। अभी हम पीछे जाते हैं, अभी मैं दिखाती हूँ, बनी बनी हुई सेल है, देखिएगा। देखिए आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये एक प्लांट सेल है, ये एक प्लांट सेल है, ये एक एनिमल सेल है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैं इन ऑर्गेनली के बारे में एक छोटा सा ओवरव्यू आपको यहाँ पर दे दूं। तो देखिए ये एक प्लांट सेल है। प्लांट सेल में आप ये बड़ा सा स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये इस ऑर्गेनली का क्या नाम है? इस ऑर्गेनली का नाम है वॉक्यूल, यानी इसे रिक्तिका कहते हैं। क्या कहते हैं? आप यहाँ पर देख सकते हैं, इसे रिक्तिका को इंग्लिश में वॉक्यूल बोलते हैं। एक प्लांट सेल के अंदर न्यूक्लियस से भी बड़ा, आप देखिए न्यूक्लियस से भी बड़ा वॉक्यूल होता है प्लांट सेल के अंदर। एक लार्जेस्ट ऑर्गेनली है प्लांट सेल के अंदर, क्या? वॉक्यूल। यहाँ पर देखिए न्यूक्लियस प्लांट सेल के अंदर भी प्रेजेंट है। ये यहाँ पर देखिए ये माइटोकॉन्ड्रिया है, ठीक है। ये देखिए बाहर वाली प्लांट सेल के पास सेल वॉल प्रेजेंट होती है, लेकिन एनिमल सेल के पास सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती। किसी भी एनिमल सेल के पास सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती। तो अगर देखिए एग्जाम में क्वेश्चन आए किसी पादप कोशिका की जो आउटर, एक तरीके से आउटर लेयर के बारे में बात हो कि आउटर लेयर कौन सी होती है, अगर प्लांट सेल के लिए पूछा जाए तो सेल वॉल। अगर एनिमल सेल के लिए पूछा जाए कि जंतु कोशिका की बाहरी, जो बाहरी लेयर है, ठीक है, बाहरी भित्ति कौन सी होती है, तो कौन सी होती है? एक एनिमल सेल की बाहरी भित्ति होती है सेल मेम्ब्रेन, यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन बाहरी भित्ति होती है एक एनिमल सेल की। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक प्लांट सेल की सेकंड, यानी कौन सी झिल्ली होती है? सेकंड नंबर की जो मेम्ब्रेन, सेकंड नंबर की जो लेयर होती है वो होती है प्लांट सेल में सेल मेम्ब्रेन। और इसकी जो आउटर बाहरी, ठीक है, जो बाहरी इसकी भित्ति होती है वो सेल वॉल होती है प्लांट सेल में। चलिए ये सब है, इसमें राइबोसोम होते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, आप देखिए न्यूक्लियस से अटैच यहाँ पर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सेम ऐसे यहाँ पर देखिए ये एक एनिमल सेल है, एनिमल सेल में भी ये सब प्रेजेंट है, लेकिन इन दोनों सेल में देखिए एक डिफरेंस होता है। इन दोनों सेल में एक ऑर्गेनली का डिफरेंस होता है, वो है सेंट्रियोल का। सेंट्रियोल प्लांट सेल में प्रेजेंट नहीं होता, absent। चलिए जब क्वेश्चन आएगा मैं तब बताऊंगी इसके बारे में। चलिए अब बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। यस,
ये क्वेश्चन था। किसी कोशिका में मौजूद सबसे बड़ा कोशिकांग यानी ऑर्गेनेली कौन सी होती है? नाभिक, यानी यहाँ पर बात हो रही है केंद्रक, न्यूक्लियस। सेल के अंदर सबसे बड़ी ऑर्गेनेली कोशिकांग होता है न्यूक्लियस यानी केंद्रक। नाभिक को केंद्रक भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? केंद्रक बोलते हैं। न्यूक्लियस सबसे बड़ा ऑर्गेनेली होता है और ये सेल का, इसे क्या बोलते हैं? ब्रेन भी बोलते हैं। सेल का ब्रेन बोलते हैं न्यूक्लियस को। एकदम डिटेल से मैंने पढ़ाया हुआ है सेशन में। चलिए, ये अंतःपर्दवी जालिका बता दी है मैंने। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्लांट सेल एनिमल सेल दोनों में प्रेजेंट है। ये गोल्जी बॉडी होती है। ये माइटोकॉन्ड्रिया। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। शरीर में अब देखिए क्वेश्चन नेक्स्ट। शरीर में लगी चोट की मरम्मत के लिए किस प्रकार के सेल विभाजन का प्रयोग किया जाता है? तो देखिए, शरीर में जब चोट लग जाती है, हमें कहीं घाव लग जाता है, हमारे हाथ पे या पैर पे जब घाव हो जाता है गहरा, तो उस गहरे घाव को भरने में जो डिवीजन होता है वो कौन सा होता है? यानी जो सेल डिवीजन है वो कौन सा होता है? सेल विभाजन। तो देखिए ऑप्शन दिए हुए हैं। फर्स्ट ऑप्शन है केवल समसूत्रण, बी ऑप्शन है केवल अर्धसूत्री विभाजन। यहाँ पर ये मियोसिस की बात हो रही है। अर्धसूत्री विभाजन किसको बोलते हैं? मियोसिस को बोलते हैं। और समसूत्रण किसे बोलते हैं? माइटोसिस को। माइटोसिस और मियोसिस दोनों। फोर्थ ऑप्शन है न समसूत्रण न ही अर्धसूत्री विभाजन। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा केवल समसूत्रण विभाजन, केवल माइटोसिस। देखिए हमारी बॉडी में जो माइटोसिस डिवीजन है और ये जो मियोसिस डिवीजन है। अब देखिए जो मियोसिस डिवीजन होता है ना, ये गैमेट सेल में होता है। मियोसिस, हमारी बॉडी में जो मियोसिस डिवीजन होता है वो कहाँ होता है? गैमेट सेल में। कहाँ होता है मियोसिस डिवीजन? गैमेट सेल में। बाकी हमारी बॉडी में जहां कहीं भी डिवीजन हो रहा है वो कौन सा डिवीजन हो रहा है? माइटोसिस डिवीजन। ये माइटोसिस डिवीजन होता है। मियोसिस डिवीजन होता है कहाँ पे? गैमेट सेल में। अब देखिए चोट लगने के लिए, चोट की जो मरम्मत हो रही है यानी चोट जो लग गई है उस घाव को भरने में जो डिवीजन हो रहा है, तो यहाँ पर आप समझिए कौन सा हो रहा है? माइटोसिस डिवीजन हो रहा है। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सेल नाम किस जीव वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम दिया था? तो देखिए सेल नाम, देखिए सेल की एक तरीके से एक लिविंग, यहाँ पर मैं आपको बताऊं तो सेल की जो स्टडी की गई थी सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने की थी। कौन सी सेल की थी? डेड सेल की। रॉबर्ट हुक द्वारा जो सेल की स्टडी की गई सबसे पहले एक डेड सेल की गई थी। तो डेड सेल यानी मृत कोशिका को सबसे पहले खोजा गया था। अगर देखिए एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि मृत कोशिका की खोज सबसे पहले किसके द्वारा की गई, तो रॉबर्ट हुक। अगर एग्जाम में इस टाइप से क्वेश्चन आता है सेल नाम किस जीव वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम दिया, तो ये लीवन होक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? लीवन होक। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आए कि लिविंग सेल यानी जीवित कोशिका की खोज किसने की, वो भी लीवन होक ने की थी, क्योंकि ये ही साइंटिस्ट है जिन्होंने देखा कि सेल ऐसे मूवमेंट करते हैं। इन्होंने तो सिर्फ देखा कि सेल जैसा स्ट्रक्चर देखा, और इन्होंने तो बाद में पता लगा जो इन्होंने सेल वाला स्ट्रक्चर देखा था रॉबर्ट हुक ने, ये एक डेड सेल थी। एक कंप्लीट जो पूरी स्टडी की गई है वो लीवन होक द्वारा की गई है। तो सेल किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम नाम दिया? लीवन होक ने दिया। और लिविंग सेल की स्टडी किसके द्वारा की गई थी? लीवन होक द्वारा ही की गई थी। मृत कोशिका की जो स्टडी की गई है वो रॉबर्ट हुक द्वारा की गई है। ठीक है, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। चलिए ये एक साइंटिस्ट और देख लेते हैं, ब्राउन। ये है रॉबर्ट ब्राउन। ये रॉबर्ट ब्राउन द्वारा डिस्कवर किया गया था न्यूक्लियस। न्यूक्लियस की जो स्टडी की गई है वो किसके द्वारा की गई है? रॉबर्ट ब्राउन द्वारा की गई है। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कौन सी रचना जंतु कोशिका को वनस्पति कोशिका से विभेदित करती है? कौन सी रचना जंतु कोशिका को वनस्पति कोशिका से विभेदित करती है?
तो यहाँ पर देखिए, अभी मैं सेंट्रियोल की बात कर रही थी पिक्चर्स में, तो हम यहाँ पर देखेंगे तो फर्स्ट ऑप्शन है राइबोसोम, एंड सेकंड है माइटोकॉन्ड्रिया, थर्ड है सेंट्रोमियर, एंड फोर्थ है सेंट्रियोल। जो फोर्थ ऑप्शन है ये ही इसका करेक्ट आंसर है, सेंट्रियोल। ये सेंट्रियोल एक ऐसी ऑर्गेनली है जो एनिमल सेल यानी जंतु कोशिका और एक प्लांट सेल, एक वनस्पति कोशिका को एक दूसरे से विभेदित यानी एक दूसरे को अलग करती है। तो प्लांट सेल यानी जंतु कोशिका, प्लांट सेल यानी वनस्पति कोशिका, जंतु कोशिका यानी एनिमल सेल, इन दोनों को जो एक दूसरे से अलग करती है वो ये ऑर्गेनली है सेंट्रियोल। ये अलग करती है दोनों को एक दूसरे से, क्योंकि ये सेंट्रियोल प्रेजेंट होता है ओनली एनिमल सेल में। और इस सेंट्रियोल का जो फंक्शन है वो क्या होता है? सेंट्रियोल का फंक्शन होता है सेल को डिवाइड करने में, यानी सेल डिवीजन में जो हेल्प करती है वो कौन सी ऑर्गेनली है? ये सेंट्रियोल है। ये सेल डिवीजन होने में, किसी सेल को डिवाइड होने में हेल्प करती है। फंक्शन क्या है इसका? सेल को डिवाइड होने में हेल्प करना। कौन करता है? सेंट्रियोल। ये ओनली प्रेजेंट होती है एनिमल सेल में। किस में प्रेजेंट होती है? एनिमल सेल में। चलिए आगे क्वेश्चन देखिए। कोशिका में राइबोसोम की अनुपस्थिति में कौन सा कार्य संपादित नहीं होगा? तो राइबोसोम अगर प्रेजेंट नहीं होगा किसी सेल में तो क्या नहीं होगा? प्रोटीन नहीं होगा, प्रोटीन का संश्लेषण नहीं होगा। देखिए ये एक सेल है, ये सेल के अंदर एक न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर, ये न्यूक्लियस के बाहर इसकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये अंदर न्यूक्लियस के बाहर की जो इसे कवर्ड करती है वो कौन सा इन्वेलप होता है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को न्यूक्लियर इन्वेलप भी बोलते हैं। और ये अंदर न्यूक्लियस है, इसके बाहर ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, इसके अंदर ये डीएनए, न्यूक्लियस के अंदर डीएनए। अब देखिए ये राइबोसोम की अनुपस्थिति में कौन सा कार्य नहीं होगा? देखिए राइबोसोम का काम इस न्यूक्लियस से अटैच ना ऐसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, इस टाइप से, ये इससे ही अटैच होता है। कुछ यहां पर इस टाइप के ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी होते हैं। देखिए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम 2 पार्ट में डिवाइड होता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में एंड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। देखिए ये जो बिल्कुल न्यूक्लियस से अटैच है ये है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। कौन सा है? देखिए इसके ऊपर ये जो आप देख रहे हैं मैं बना रही हूं, ये क्या है? राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं। तो देखिए अगर एग्जाम में क्वेश्चन आए, यहां से देखिए क्वेश्चन कैसे बनेगा। देखिए एक कोशिका के अंदर राइबोसोम कहाँ प्रेजेंट होते हैं? तो देखिए राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं, राइबोसोम देखिए माइटोकॉन्ड्रिया के पास भी राइबोसोम होते हैं, एक ऑर्गेनली है इस सेल के अंदर। ये इस टाइप की जो शेप होती है माइटोकॉन्ड्रिया, इसके पास भी राइबोसोम होते हैं। लेकिन देखिए एग्जाम में अगर क्वेश्चन आए कि सेल के अंदर जो राइबोसोम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर जो राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं वे कौन से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर प्रेजेंट होते हैं? रफ। ये वाला जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है कौन सा है? RER वाला। और इसके बराबर में आप यहाँ पर देख रहे हैं नलीनुमा स्ट्रक्चर, ये भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इसी का ही ये पार्ट है दूसरा, ये है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब देखिए इनका काम क्या है, तो इनके ऊपर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर राइबोसोम प्रेजेंट है। इस राइबोसोम का काम क्या होता है? इस राइबोसोम का काम होता है प्रोटीन बनाने का। क्या काम होता है इसका? प्रोटीन बनाने का, यानी प्रोटीन को बनाएगा भी और उसको सिंथेसाइज भी करेगा। अगर राइबोसोम अब्सेंट है किसी सेल के अंदर तो क्या नहीं बनेगा? प्रोटीन नहीं बनेगा, और फिर प्रोटीन का सिंथेसिस यानी प्रोटीन का संश्लेषण भी नहीं होगा। तो देखिए राइबोसोम का काम क्या होता है? अगर ये प्रेजेंट नहीं होगा तो क्या काम रुक जाएगा? प्रोटीन का संश्लेषण नहीं हो पाएगा। इसका सी ऑप्शन करेक्ट होगा। इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? सी ऑप्शन करेक्ट होगा। तो आप देख सकते हैं राइबोसोम का कितना मोस्ट इंपोर्टेंट काम होता है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए पीछे आते हैं, इसमें एक क्वेश्चन और देखिए। अगर पूछा जाए कोशिका के अंदर जो वसा का निर्माण है
वो कौन सी ऑर्गेनेली द्वारा किया जाता है? इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम द्वारा ही किया जाता है। कौन से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से? इससे। जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये लिपिड का फॉर्मेशन कराता है, यानी वसा का। किसका फॉर्मेशन कराता है? ये वसा का फॉर्मेशन कराता है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि माइटोकॉन्ड्रिया काम करना बंद कर दे तो कोशिका में कौन सा कार्य नहीं होगा? अब देखिए जैसे राइबोसोम का काम था प्रोटीन को सिंथेसाइज करने, यानी प्रोटीन संश्लेषण करने का, प्रोटीन को बनाने का काम कौन कर रहा था? राइबोसोम कर रहा था। ठीक है, और देखिए राइबोसोम का एक और क्वेश्चन सुनिए। राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री भी बोलते हैं। अगर देखिए प्रोटीन की फैक्ट्री, एग्जाम में क्वेश्चन आए कि प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहते हैं, तो राइबोसोम को ही कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि उसका काम क्या है? प्रोटीन को बनाने का काम होता है राइबोसोम का। अब इसमें देखिए माइटोकॉन्ड्रिया अगर काम करना बंद कर दे तो कोशिका में कौन सा कार्य नहीं होगा? तो देखिए अगर ये काम करना बंद कर देगा तो कौन सा कार्य नहीं होगा? फर्स्ट ऑप्शन है भोजन का अवकरण, सेकंड ऑप्शन है भोजन का ऑक्सीकरण, थर्ड ऑप्शन है भोजन का पाचन, फोर्थ ऑप्शन है भोजन का अवशोषण। तो क्या नहीं होगा? भोजन का ऑक्सीकरण नहीं होगा। कैसे? तो देखिए इसका काम क्या होता है माइटोकॉन्ड्रिया का? ये इसको माइटोकॉन्ड्रिया को देखिए अदर नाम से इसको पावर हाउस भी कहते हैं। सेल का पावर हाउस किसे कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को। क्यों कहते हैं? एक तरीके से जो एनर्जी बनाने का काम कौन कर रहा है सेल के अंदर? ये माइटोकॉन्ड्रिया ही कर रहा है। पावर हाउस ऑफ द सेल। सेल का पावर हाउस कहते हैं किसे? माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये क्या कर रहा है? ये एनर्जी बना रहा है। एनर्जी सेल के अंदर बनाने का काम कौन कर रहा है? माइटोकॉन्ड्रिया कर रहा है। अब देखिए ये एनर्जी कैसे बनाएगा? इसे सेलुलर, इसको एक तरीके से सेलुलर, अगर एग्जाम में क्वेश्चन देखें यहाँ से एक और पूछा जा सकता है कि सेल के अंदर सेलुलर रेस्पिरेशन कराने का काम कौन करता है? तो ये माइटोकॉन्ड्रिया ही करता है। सेलुलर रेस्पिरेशन कौन कराता है? कौन कर रहा है? सेल के अंदर एक तरीके से रेस्पिरेशन का काम कौन कर रहा है? ये माइटोकॉन्ड्रिया ही कर रहा है। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आए कि सेल के अंदर सेलुलर रेस्पिरेशन कौन सी ऑर्गेनेली कराती है, तो कौन कराती है? ये माइटोकॉन्ड्रिया कराता है। अब देखिए भोजन का ऑक्सीकरण कैसे कराता है? देखिए हमारी सेल्स में जो भोजन बनता है वो किस फॉर्म में जाता है? ग्लूकोज फॉर्म में जाता है। ग्लूकोज का फॉर्मूला C6H12O6। ठीक है, और ग्लूकोज के साथ हमारी क्या जा रही है? ऑक्सीजन भी जा रही है, हर एक सेल्स तक पहुंच रही है। जब ये ग्लूकोज, ये ऑक्सीजन, जब एक ग्लूकोज ऑक्सीजन, ये देखिए यहाँ पर क्या होगा? ग्लूकोज ऑक्सीजन का क्या हो रहा है? ऑक्सीकरण कर रहा है ना। तो ये क्या मैंने अभी बताया, ये क्या करता है? एनर्जी बनाने का काम कर रहा है। कैसे? जब ये ब्रेक होंगे तो क्या बनेगा? यहाँ पर 6 मॉलिक्यूल वाटर के बनेंगे और 6 मॉलिक्यूल यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड के बनेंगे, और साथ में क्या रिलीज होगी? एनर्जी। तो इस टाइप से कहते हैं इस माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये एनर्जी का फॉर्मेशन कर रहा है। तो अगर ये काम करना बंद कर देगा तो कौन सा कार्य रुक जाएगा? भोजन का ऑक्सीकरण का काम रुक जाएगा। ऐसे, क्योंकि हमारी सेल्स जो भोजन ले रही है वो किस फॉर्म में ले रही है? ग्लूकोज फॉर्म में। और साथ में क्या जा रहा है? ग्लूकोज के साथ ब्लड के द्वारा ही तो ग्लूकोज जा रही है। तो क्या जा रहा है? ऑक्सीजन भी पहुंच रही है सेल्स तक। तो जब ये ब्रेक डाउन होगी तो ये जब ब्रेक डाउन होगा तो क्या होगा? एनर्जी का फॉर्मेशन इस टाइप से होगा, इस माइटोकॉन्ड्रिया के थ्रू। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कोशिका को एक निश्चित रूप प्रदान करती है। कोशिका को एक निश्चित रूप, जो एक तरीके से कोशिका की एक शेप फिक्स हो पाती है, वो कौन करता है? उसे प्रोटेक्शन, एक तरीके से उसे एक साइज, एक शेप कोशिका को कौन प्रोवाइड कर रहा है? कोशिका भित्ति। कौन करता है? सेल वॉल करती है। इसका सी ऑप्शन करेक्ट होगा। कोशिका को एक निश्चित रूप, आकार, आकृति कौन देती है? कोशिका भित्ति यानी सेल वॉल देती है किसी भी कोशिका को एक निश्चित रूप। और कोशिका को जो प्रोटेक्शन प्रोवाइड होता है वो किसकी वजह से होता है? वो इस सेल वॉल की वजह से होता है। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आए एक कोशिका को जो सुरक्षा प्रदान होती है वो किसके द्वारा होती है? वो भी इस सेल वॉल के द्वारा ही होती है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कोशिका में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला अणु कौन सा होता है?
पाए जाने वाला अणु, तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट ऑप्शन है प्रोटीन, सेकंड ऑप्शन है शैवाल, थर्ड ऑप्शन है जल, फोर्थ ऑप्शन है कार्बोहाइड्रेट। अब देखिए कोशिका के अंदर सबसे ज्यादा अमाउंट में क्या पाया जाता है, वाटर पाया जाता है। क्या पाया जाता है कोशिका के अंदर सबसे ज्यादा अमाउंट में? वाटर। एक कोशिका के अंदर जो वाटर प्रेजेंट है वो 68 से 70%। एक सेल के अंदर जो वाटर की कंसिस्टेंसी दे, एक तरीके से वाटर की जो मात्रा देखी गई है एक सेल के अंदर कितनी परसेंट होता है, एक सेल के अंदर जो जल की मात्रा देखी गई है वो 68 से 70% देखी गई है। तो सबसे कोशिका के अंदर अधिक मात्रा में पाए जाने वाला जो अणु है वो कौन सा है? जल। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? जल है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पौधों में पाया जाने वाला नीला, बैंगनी या लाल फ्लेविनोइड वर्णक यानी पिगमेंट की यहां पर बात हो रही है, वर्णक पिगमेंट। पिगमेंट किसकी उपस्थिति के कारण होता है? ये जो नीला, बैंगनी, लाल, ये कलर आ रहे हैं ये कौन से पिगमेंट के कारण आ रहे हैं? इन कलर के लिए रेस्पॉन्सिबल है, फर्स्ट ऑप्शन देखिए एंथ्रोसाइनिन, सेकेंड ऑप्शन है कैरोटीन, थर्ड ऑप्शन है कैसेथोफाइल्स, फोर्थ ऑप्शन है क्लोरोफिल। अब देखिए इसके लिए नीला, बैंगनी, लाल, फ्लेविनोइड, इनके लिए, इन कलर के लिए रेस्पॉन्सिबल है एंथ्रोसाइनिन पिगमेंट। कौन सा पिगमेंट रेस्पॉन्सिबल है? एंथ्रोसाइनिन। ठीक है। और देखिए ये जो पिगमेंट है ये किसके अंदर प्रेजेंट होते हैं? देखिए ये प्रेजेंट होते हैं देखिए प्लास्टिड ना, देखिए प्लास्टिड 3 टाइप के होते हैं, क्लोरोप्लास्ट। अब यहां से देखिए क्वेश्चन और बनेगा, सेकंड क्रोमोप्लास्ट एंड थर्ड ल्यूकोप्लास्ट। अब देखिए जो क्रोमोप्लास्ट होता है ना, देखिए ये जो क्लोरोप्लास्ट, प्लास्टिड, देखिए प्लास्टिड 3 टाइप के होते हैं, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट। जो ये क्लोरोप्लास्ट है, प्लास्टिड, ये क्लोरोप्लास्ट, इसके पास एक ही कलर का पिगमेंट होता है, ग्रीन कलर को देने वाला, और उस पिगमेंट का नाम क्या है? क्लोरोफिल, जो आप यहाँ पर देख भी सकते हैं, फोर्थ ऑप्शन क्लोरोफिल है। इसके पास एक पिगमेंट होता है क्लोरोफिल। कौन सा पिगमेंट होता है क्लोरोप्लास्ट के पास? क्लोरोफिल होता है। और ये कौन सा कलर देता है? ग्रीन कलर। आपको ये जो पौधे ग्रीन कलर के दिखते हैं इनके लिए कौन सा पिगमेंट रेस्पॉन्सिबल है? क्लोरोफिल। कौन सा पिगमेंट रेस्पॉन्सिबल है? ग्रीन कलर देने वाले पिगमेंट का नाम क्या है? क्लोरोफिल। प्लांट का जो ग्रीन कलर है वो कौन से पिगमेंट के कारण है? क्लोरोफिल के कारण है, ग्रीन कलर। और देखिए जो क्रोमोप्लास्ट है, जितने भी आप डिफरेंट कलर देखते हैं प्लांट में, फूल देखिए आप डिफरेंट कलर के फूल देखते हैं, जैसे देखिए गेंदे का येलो कलर, गुड़हल का रेड कलर, ऐसे देखिए गुलाब ना डिफरेंट कलर के होते हैं, ब्लैक भी होता है, पिंक होता है, व्हाइट होता है, अलग अलग कलर के। तो प्लांट के ऊपर ये जो डिफरेंट कलर के आप अलग अलग कलर के, ये प्लांट तो ग्रीन, जो ये पत्तियां हैं सारी ग्रीन कलर की होती है, लेकिन जो प्लांट के ऊपर और आप देख सकते हैं जो फूल डिफरेंट कलर के आ रहे हैं, उनके लिए रेस्पॉन्सिबल जो प्लास्टिड होता है वो होता है ये क्रोमोप्लास्ट। ये क्रोमोप्लास्ट डिफरेंट कलर के लिए रेस्पॉन्सिबल है। डिफरेंट देखिए अगर एग्जाम में क्वेश्चन आए कि वो कौन सा प्लास्टिड है जो अलग अलग कलर को शो करता है, तो ये क्रोमोप्लास्ट है। क्रोमोप्लास्ट अलग अलग कलर को शो करने वाला प्लास्टिड है, और इस क्रोमोप्लास्ट के पास ही बहुत सारे पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं इन नीला, बैंगनी, लाल के लिए, जैसे एंथ्रोसाइनिन है, कैरोटीन जैसे रेस्पॉन्सिबल है ऑरेंज कलर के लिए। ठीक है, तो डिफरेंट जो पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं वो किसके पास होते हैं? इस क्रोमोप्लास्ट प्लास्टिड के पास होते हैं, डिफरेंट पिगमेंट प्रेजेंट। अलग अलग कलर के लिए। और देखिए जो ल्यूकोप्लास्ट प्लास्टिड होता है ये पौधों की जड़ों में स्टोरेज करता है फूड को, ये फूड को स्टोरेज करने का काम करता है, स्टोरेज फूड इन रूट्स। चलिए, और अगर आपको इसकी डिटेल जानकारी लेनी है तो मैंने अच्छे से डिटेल में पढ़ाया हुआ है, आप मेरी प्लेलिस्ट से चेकआउट कर सकते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
प्रोटीन बनाने के लिए अमीनो अम्ल आवश्यक होते हैं। तो देखिए एक प्रोटीन का जो फॉर्मेशन होता है, एक प्रोटीन को बनाने के लिए कितने अमीनो अम्ल की आवश्यकता होती है? 20 अमीनो अम्ल की आवश्यकता होती है। फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट होगा, 20 अमीनो अम्ल की। कितने अमीनो अम्ल की आवश्यकता होती है? 20। देखिए अमीनो अम्ल का फॉर्मूला आपको मैं यहाँ पर बताऊं तो देखिए अमीनो अम्ल का फॉर्मूला होता है, यानी अमीनो एसिड का जो फॉर्मूला है वो होता है, अमीनो एसिड का फॉर्मूला C। ये एक अमीनो एसिड का फॉर्मूला है। किसका है ये फॉर्मूला? अमीनो एसिड का। और यहाँ पर एक मैं और नॉलेज की आपको बात बताऊं तो देखिए ये जो अमीनो एसिड है ना, अमीनो एसिड आया कहाँ से? देखिए जब जीवन का ओरिजिन यानी जीवन की जब उत्पत्ति हो रही थी, जब लाइफ का ओरिजिन हो रहा था, ठीक है, जब हमारे जीवन की उत्पत्ति हो रही थी तब एक ग्रुप बना था, मीथेन ग्रुप। कौन सा ग्रुप बना था? मीथेन ग्रुप बना था। अगर देखिए अर्थ का जब ओरिजिन हो रहा था ये मीथेन ग्रुप नहीं बनता ना, तो फिर अमीनो एसिड भी नहीं बन पाता, और ना ही देखिए अमीनो एसिड से ही मिलकर किसका फॉर्मेशन होता है? प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है। जब मीथेन ग्रुप नहीं बन पाता तो अमीनो एसिड भी नहीं बनते, और अमीनो एसिड नहीं बनते तो फिर प्रोटीन का भी फॉर्मेशन नहीं हो पाता। तो प्रोटीन का फॉर्मेशन किससे होता है? बहुत सारे अमीनो एसिड से मिलकर होता है। कितने आप यहाँ पर देख सकते हैं, 20 अमीनो एसिड से मिलकर किसका फॉर्मेशन होता है? प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, प्रोटीन बनने के लिए कितने अमीनो अम्ल की आवश्यकता होती है? 20 अमीनो अम्ल की आवश्यकता होती है। और अमीनो एसिड कहाँ से इसका ओरिजिन, एक तरीके से इसकी ये कहाँ से शुरुआत हुई? एक मीथेन ग्रुप से। तो ये अमीनो जो एसिड है ये किसके सब्स्टिट्यूट होते हैं? मीथेन के। ठीक है, तो कहां से शुरुआत हुई? मीथेन ग्रुप से हुई। अब देखिए इसमें ना आप देख सकते हैं, ये आप देख रहे हैं यहाँ पर एसिटिक अमीनो ग्रुप, अमीनो ग्रुप यहाँ पर देख रहे हैं, ये एसिटिक ग्रुप देख रहे हैं। इस अमीनो एसिड में देखिए जो चेंज होता रहता है, ये आर चेंज होता रहता है, ये वेरी करता है। इसमें ये वेरिएबल है, ये ग्रुप अमीनो एसिड के इस फॉर्मूले में ये जो आर है ये वेरिएबल ग्रुप है। चलिए अगर एग्जाम में क्वेश्चन आए कि अमीनो एसिड एक तरीके से किसके सब्स्टिट्यूट है, तो किसके सब्स्टिट्यूट होते हैं? इसके मीथेन के सब्स्टिट्यूट होते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा घटक पत्तियों को हरा रंग प्रदान करता है या करती है? घटक पत्तियों को हरा रंग प्रदान करता है। तो अभी मैंने बताया थोड़ी देर पहले, जो पौधों का आप हरा रंग देख पाते हैं वो कौन सा, इसके लिए कौन सा कंपोनेंट रेस्पॉन्सिबल है? क्लोरोफिल। कौन सा है? क्लोरोफिल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आनुवांशिकी, नेक्स्ट क्वेश्चन है आनुवांशिकी उत्परिवर्तन किसमें होता है? तो देखिए यहाँ पर जेनेटिक म्यूटेशन की बात हो रही है। जेनेटिक म्यूटेशन किसमें होता है? राइबोसोम, डीएनए, आरएनए या क्रोमोसोम। ये जो जेनेटिक म्यूटेशन है ये किसमें होता है? ये जेनेटिक म्यूटेशन होता है क्रोमोसोम में। कहाँ पे होता है? क्रोमोसोम में। तो देखिए क्रोमोसोम किससे मिलकर बने होते हैं? डीएनए एंड हिस्टोन प्रोटीन से। डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन से मिलकर बनता है क्रोमोसोम। किससे मिलकर बनता है? हिस्टोन प्रोटीन और डीएनए मिलकर बनाते हैं किसे? क्रोमोसोम को बनाते हैं। देखिए क्रोमोसोम ना ऐसे एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है और इसके ऊपर, क्रोमोसोम के ऊपर प्रेजेंट होते हैं जीन। जीन, ये जो बीड लाइक आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये जो बीड लाइक स्ट्रक्चर है इसे बोलते हैं जीन। क्या है ये? जीन है। क्रोमोसोम के ऊपर ये जो जीन प्रेजेंट है, ये जीन ही रेस्पॉन्सिबल होती है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में कैरेक्टर ट्रांसफर करने के लिए। ठीक है, अगर देखिए एग्जाम में अगर जीन होता तो जीन पे आप क्लिक करते, आप अपना कौन सा ऑप्शन क्लिक करते? जीन को करते। अब यहाँ पर एग्जाम में क्रोमोसोम दिया हुआ है तो क्रोमोसोम ही इसका करेक्ट आंसर होगा। जो जेनेटिक म्यूटेशन आता है वो किसके द्वारा आता है? क्रोमोसोम के लिए। ठीक है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो कैरेक्टर ट्रांसफर होते हैं वो कौन हो रहे हैं? किसके द्वारा हो रहे हैं? इन क्रोमोसोम, इन जीन के द्वारा ही
ये कैरेक्टर ट्रांसफर होते हैं। ठीक है, तो जो म्यूटेशन देखा जाता है, जो वेरिएशन देखा जाता है, वो इस क्रोमोसोम के द्वारा देखा जाता है, जेनेटिक म्यूटेशन। म्यूटेशन में क्या हो रहा है कि चेंज होता है, नए कैरेक्टर जाते हैं नई पीढ़ी में। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। सेंटर फॉर डीएनए फिंगरप्रिंट एंड डायग्नोस्टिक अवस्थित है। ये कहाँ पे अवस्थित है? ये CDFD कहाँ पे सिचुएटेड है? ये हैदराबाद में सिचुएटेड है। कहाँ पे है? हैदराबाद में। चलिए, इसमें कुछ समझाने वाला है ही नहीं। अब कोशिका के भीतर पाए जाने वाले जेली जैसे पदार्थ को क्या कहते हैं? तो देखिए जो जेली जैसा पदार्थ है, फर्स्ट ऑप्शन देखिए क्या है, एक्टोप्लाज्म, सेकंड ऑप्शन है कोशिका द्रव्य, थर्ड ऑप्शन है न्यूक्लियोप्लाज्म, फोर्थ ऑप्शन है ये सभी। तो देखिए जो जेली जैसा सब्सटेंस देखते हैं वो होता है कोशिका द्रव्य। एक सेल के अंदर जो जेली जैसा पदार्थ होता है वो होता है साइटोप्लाज्म। क्या होता है? साइटोप्लाज्म। तो जेली लाइक इसमें सब्सटेंस होता है। चलिए अब आगे बात करते हैं कोशिका सिद्धांत की, यानी सेल थ्योरी निम्नलिखित में से किस पर लागू नहीं होता? ये जो सेल थ्योरी है इनमें से किस पर लागू नहीं होता? फर्स्ट ऑप्शन है विषाणु, सेकंड ऑप्शन है जीवाणु, थर्ड ऑप्शन है शैवाल, फोर्थ ऑप्शन है लाइकेनो में। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा विषाणु। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? विषाणु होगा। तो देखिए विषाणु सेल थ्योरी के लिए इसको मतलब सेल थ्योरी में क्यों काउंट नहीं किया जाता? तो देखिए सेल थ्योरी में ना ये एक बहुत बड़ा एक्सेप्शन है विषाणु का। विषाणु बहुत बड़ा एक्सेप्शन है सेल थ्योरी में। कहीं पर भी विषाणु के बारे में बात नहीं की गई है, क्योंकि जो विषाणु है, ये विषाणु का जो स्ट्रक्चर है ए सेलुलर होता है। कैसा होता है विषाणु का स्ट्रक्चर? ए सेलुलर होता है, नॉट सेलुलर। सेलुलर स्ट्रक्चर होता ही नहीं है विषाणु का। इसका सेलुलर स्ट्रक्चर नहीं है, इसीलिए इसे ए सेलुलर बोला गया। और इसको लिविंग एंड नो लिविंग के बीच का कनेक्टिव लिंक कहते हैं। इट इज ए लिविंग एंड नो लिविंग कनेक्टिंग लिंक। यह क्या है? लिविंग और नो लिविंग के बीच कनेक्टिव लिंक है। कैसे? देखिए कैसे है ये कनेक्टिव लिंक। एक बीच की कड़ी माना जाता है सजीव और निर्जीव के बीच की इस विषाणु को। देखिए ये जो विषाणु है ना, ये बाहर इन्वायरमेंट में ऐसे ही रहता है इनएक्टिव फॉर्म में, यानी नॉन लिविंग फॉर्म में रहता है ये अपनी होस्ट सेल से बाहर। यानी देखिए जब भी इसे कोई ऐसी जीवित कोशिका मिल जाती है जिसके अंदर ये एंटर कर पाता है विषाणु, जब भी इसे अपनी जीवित कोशिका यानी होस्ट सेल, जब भी विषाणु को अपनी ये होस्ट सेल मिल जाती है, जब भी इसे होस्ट सेल मिल जाएगी ये हो जाएगा एक्टिव। लिविंग सेल में जाते ही सारा विषाणु एक्टिव हो जाता है। और जब ये नॉन लिविंग फॉर्म में रहता है तो इनएक्टिव फॉर्म में, बाहर इन्वायरमेंट में ऐसे ही ये इनएक्टिव फॉर्म में पड़ा रहता है। और जैसे ही इसे कोई अपनी होस्ट सेल मिली उसमें जाकर ये एक्टिव हो जाएगा। उस सेल के अंदर, उस बॉडी के अंदर जो सेल होती है उन सेल की तरह ये फंक्शन करना शुरू कर देगा। अपनी शेप साइज सब उस सेल की तरह बना लेता है ये विषाणु। और सेल के अंदर जाते ही सार ये अपना मल्टीप्लीकेशन करना शुरू कर देता है। बहुत सारे विषाणु यानी अपना ये रिप्रोडक्शन, एक तरीके से अपनी ग्रोथ करना शुरू कर देता है, अपना रिप्रोडक्शन करना शुरू कर देता है जैसे ही ये किसी होस्ट सेल के अंदर जाता है। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन अगर एग्जाम में आए, विषाणु किससे मिलकर बना होता है? विषाणु न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन से मिलकर बना होता है। किससे मिलकर बना होता है विषाणु? न्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन। इसका जो स्ट्रक्चर है वो न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन से मिलकर बना हुआ होता है वायरस का, यानी विषाणु का। न्यूक्लिक एसिड, अब देखिए न्यूक्लिक एसिड आरएनए भी हो सकता है, डीएनए भी होता है, डीएनए भी हो सकता है।
कोई एक ही न्यूक्लिक एसिड प्रेजेंट होगा किसी एक वायरस के अंदर, या तो होगा आरएनए या होगा डीएनए, दोनों में से कोई भी एक होगा। और बॉडी न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन से वायरस की बनी होती है। आई होप यहां तक आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अमीनो अम्ल किस में मिलते हैं? ये अमीनो अम्ल है, ये किस में मिलते हैं? फर्स्ट ऑप्शन है स्टार्च, सेकंड है तेल, थर्ड है वसा एंड फोर्थ है प्रोटीन। अमीनो अम्ल किस में मिलते हैं? एक तरीके से देखिए प्रोटीन का जो फॉर्मेशन है वो किससे हो रहा है? प्रोटीन का फॉर्मेशन इन अमीनो अम्ल से ही तो होता है। अमीनो अम्ल से फॉर्मेशन होता है किससे? बहुत सारे अमीनो अम्ल से, प्रोटीन का। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या होगा? प्रोटीन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शरीर के ऊतकों की वृद्धि, विकास व सुधार के लिए महत्वपूर्ण है? तो देखिए हमारे शरीर में जो ऊतकों में यानी जो टिश्यूज में जो वृद्धि, जो ग्रोथ, जो डेवलपमेंट, जो इम्प्रूवमेंट होता है, जैसे बॉडी पर जो घाव वगैरह हो गए हैं, घाव लग जाते हैं, कहीं पर चोट लग गई है, उनमें जो इम्प्रूवमेंट हो रहा है, उनमें जो इम्प्रूवमेंट होने में जो और हेल्प कौन करता है, और जो बॉडी की जो वृद्धि, जो विकास हो रहा है, इनमें इन ऊतकों की वृद्धि और देखिए ये बात हो रही है यहाँ पर टिश्यू की। शरीर के ऊतकों की वृद्धि, किसकी वृद्धि हो रही है? ऊतकों की वृद्धि और विकास के लिए महत्वपूर्ण किसे माना जाता है? प्रोटीन को माना जाता है। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? प्रोटीन। तो देखिए प्रोटीन कितना मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है बॉडी के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पौधों में कोशिका भित्ति का निर्माण करने वाले जटिल कार्बोहाइड्रेट को क्या कहते हैं? यहाँ पर ये कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट की बात हो रही है। पौधों में जो सेल वॉल है उसका निर्माण करने वाला, यानी प्लांट सेल में जो सेल वॉल का फॉर्मेशन है वो कौन से जटिल कार्बोहाइड्रेट से होता है? फर्स्ट ऑप्शन ही इसका करेक्ट होगा, सेलुलोज। सेलुलोज से प्लांट की सेल वॉल का फॉर्मेशन, एक तरीके से जो प्लांट की सेल वॉल है वो किससे बनी हुई होती है? सेलुलोज से बनी हुई होती है। किससे बनती है प्लांट सेल की सेल वॉल? सेलुलोज से। और देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन, ह्यूमन की बॉडी में, यहाँ पर एक नोट कीजिएगा बात, ह्यूमन की बॉडी में सेलुलोज प्रेजेंट नहीं होता। ह्यूमन की बॉडी में सेलुलोज प्रेजेंट नहीं होता क्योंकि सेलुलोज बहुत ज्यादा एक कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होता है। कैसा होता है? एक जटिल कार्बोहाइड्रेट होता है, और हम ह्यूमंस बॉडी इतने कठिन पदार्थ को पचाने के लिए कैपेबल नहीं है। तो इतने कठिन पदार्थ को पचाने के लिए कैपेबल नहीं है हमारी बॉडी, इसलिए ह्यूमन बॉडी में सेलुलोज जो है प्रेजेंट नहीं होता। इट इज नॉट प्रेजेंट। कौन प्रेजेंट नहीं है? सेलुलोज। किसके बारे में बात हो रही है? सेलुलोज की। इट इज नॉट प्रेजेंट इन ह्यूमन बॉडी। तो अब देखिए अगर एनिमल सेल से रिलेटेड क्वेश्चन आए कि क्या एनिमल सेल सेलुलोज, क्या एनिमल सेल की बॉडी में सेलुलोज प्रेजेंट होता है? तो वो नहीं होता, सेलुलोज प्रेजेंट नहीं होता ह्यूमन बॉडी में। वो मैंने आपको बताया ही है क्यों। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से सूत्री विभाजन का पहला चरण कौन सा होता है? यहां पर ये समसूत्री की बात हो रही है। समसूत्री विभाजन, समसूत्री विभाजन माइटोसिस डिवीजन को बोलते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है पूर्वावस्था, सेकंड ऑप्शन है मध्यावस्था यानी मेटाफेज, पूर्वावस्था को प्रोफेज बोलते हैं। थर्ड ऑप्शन है पश्चावस्था, एनाफेज। फोर्थ ऑप्शन है अत्यावस्था यानी टीलोफेज। तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर है, इसका करेक्ट आंसर होगा पूर्वावस्था। एक माइटोसिस डिवीजन का जो पहला स्टेज है वो प्रोफेज होता है। क्या होता है? प्रोफेज होता है एक माइटोसिस डिवीजन का पहला स्टेज। इसका बी ऑप्शन इनकरेक्ट, सी ऑप्शन इनकरेक्ट, फोर्थ ऑप्शन इनकरेक्ट। फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। माइटोसिस डिवीजन का पहला स्टेज प्रोफेज यानी पूर्वावस्था होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कोशिका में राइबोसोम, कोशिका में राइबोसोम की अनुपस्थिति में कौन सा कार्य उचित रूप से संपन्न नहीं होगा? तो देखिए ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है। इसका करेक्ट ऑप्शन है प्रोटीन संश्लेषण का। कौन सा कार्य संपन्न नहीं होगा? प्रोटीन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
निम्न में से एटीपी का कौन सा पूर्ण विस्तार है, यानी एटीपी की फुल फॉर्म? फर्स्ट ऑप्शन है एडेनिन ट्राइफॉस्फेट, सेकंड ऑप्शन है एडिनोसिन टेट्राफॉस्फेट, थर्ड ऑप्शन है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, और ये ही करेक्ट आंसर है। थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किसकी अनुपस्थिति के कारण जंतु कोशिका और पादप कोशिका में अंतर पाया जाता है? अब देखिए ये भी बहुत बड़ा डिफरेंस है। एक प्लांट सेल यानी पादप कोशिका और एक जंतु कोशिका यानी एनिमल सेल, इन दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है सेल वॉल का। पादप सेल में यानी प्लांट सेल में, प्लांट सेल की जो आउटर लेयर होती है वो किसकी बनी, आउटर लेयर का क्या नाम है? प्लांट सेल की सेल वॉल, जो अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था। इसका जो करेक्ट आंसर है सेल वॉल यानी कोशिका भित्ति। सेल वॉल प्लांट सेल में प्रेजेंट होती है और एक एनिमल सेल यानी जंतु कोशिका में सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती। ये इन दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाइसोसोम को किसकी वजह से आत्मघाती थैली के रूप में जाना जाता है? ठीक है, आत्मघाती थैली यानी सुसाइडल बैग। इस लाइसोसोम को सुसाइडल बैग भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सुसाइडल बैग बोलते हैं। देखिए इसे सुसाइडल बैग क्यों कहते हैं? ये लाइसोसोम फट जाता है। किस वजह से फटता है? क्योंकि इसकी बॉडी में जब बहुत ज्यादा हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स बन जाते हैं, जब बहुत ज्यादा हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स बन जाते हैं, अनकंट्रोल हो जाता है, एकदम मामला जब अनकंट्रोल हो जाता है तो ये फट जाता है। अब देखिए दूसरा, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। दूसरा देखिए इसे लाइसोसोम के और भी अदर नेम है, इसे डिस्पोजल बैग भी कहते हैं। लाइसोसोम को डिस्पोजल बैग भी कहते हैं, डिस्पोजल बैग। इसे एटम बम भी कहते हैं, एटम बम कहते हैं। इसको स्क्वेंजर भी कहते हैं, सफाई कर्मी। स्क्वेंजर सफाई कर्मी, ये सफाई भी करता है सेल के अंदर। कैसे? देखिए जब कोई फूड पार्टिकल सेल ऑर्गेनली, बाकी की सेल के अंदर जो ऑर्गेनलीज होती है उनको डिस्टर्ब करता है, कोई फूड पार्टिकल जब आ जाता है सेल के अंदर, ठीक है, कोई फूड पार्टिकल्स, बड़ा सा फूड पार्टिकल आ जाता है तो वो बाकी की सेल ऑर्गेनी को काम करने में डिस्टर्ब करता है। तो उस फूड पार्टिकल की जो सफाई करता है वो कौन करता है? ये लाइसोसोम करता है। लाइसोसोम देखिए सेल के अंदर, ये एक सेल है, ये एक न्यूक्लियस है, इसमें लाइसोसोम प्रेजेंट है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी सब प्रेजेंट है। एक लाइसोसोम होता है, इसके अंदर ये हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होते हैं। तो जब ये एक तरीके से देखिए, इसको सफाई कर्मी क्यों कहते हैं? मैंने अभी फूड पार्टिकल की बात की, कुछ ऐसी चीज आ जाए तो उसकी सफाई करने का काम सेल के अंदर कौन कर रहा है? लाइसोसोम कर रहा है, इसीलिए इसे स्कैवेंजर सफाई कर्मी भी कहते हैं। और इसे एटम बम क्यों बोला गया है? जब देखिए एटम बम फटता है ना, बहुत ज्यादा नुकसान होता है ना। किसी इंडस्ट्री एरिया में अगर बम फट रहा है तो वहां पर इंडस्ट्री एरिया बिल्कुल फिनिश, एकदम नष्ट हो जाएगा वहां पर। या किसी मार्केट में हो रहा है तो बहुत सारी दुकानों का नाश हो जाएगा, बहुत सारे लोगों की डेथ हो जाएगी। तो ऐसे ही जब सेल के अंदर ये लाइसोसोम फटता है ना, तो ये एटम बम की तरह ही कार्य करता है, सारी सेल को मार देगा ये। तो सारी सेल क्या हो जाएगी? नष्ट हो जाएगी। और इसके अंदर, लाइसोसोम के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं? हाइड्रोलाइटिक एंजाइम प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं? हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। अब देखिए इसे डिस्पोजल बैग क्यों बोलते हैं? अब देखिए इसमें ये, जैसे मैंने बोला, फूड पार्टिकल्स आ जाते हैं, कोई अगर टॉक्सिक मटेरियल सेल के अंदर का, जो देखिए जैसे हमारी बॉडी में जो टॉक्सिक मटेरियल है उसको रिलीज कौन करता है? हमारी किडनी के द्वारा। हमारी किडनी जो है सफाई तो करती है, जो वेस्ट मटेरियल हमारी बॉडी में होता है उसे रिमूव, यूरिन के थ्रू जो रिमूव होता है, जो पास होता है यूरिन के द्वारा, उसे कौन कर रहा है? किडनी कर रही है। सेम ऐसे ही एक सेल के अंदर जो ये सब काम करवा रही है, देखिए सेल से बाहर अगर कचरा जा रहा है, वो लेकर जाती है गोल्जी बॉडीज। कौन लेकर जाती है? सेल के बाहर, सेल के अंदर का कचरा एक सेल से दूसरी सेल में जब जा रहा है, ट्रांसफर हो रहा है, एक सेल से जब उसके काम का मटेरियल नहीं है और लगता है दूसरी सेल को जरूरत हुई, तो उसे जो ट्रांसफर कर रहा है टॉक्सिक मटेरियल को एक सेल से दूसरी सेल में, वो करता है गोल्जी बॉडी। और सेल के अंदर ही जब सफाई, एक तरीके से जो टॉक्सिक मटेरियल है उसे सफाई कौन करता है? सेल के अंदर।
एक सेल से दूसरी सेल में जो टॉक्सिक मटेरियल ट्रांसफर कर रहा है वो कौन कर रहा है? गोल्जी बॉडी। और देखिए टॉक्सिक मटेरियल अगर सेल के अंदर ही सफाई का काम हो रहा है तो वो होता है इस लाइसोसोम के द्वारा, इसलिए इसे डिस्पोजल बैग भी बोला गया है। और जब देखिए ये डिस्पोजल बैग बहुत ज्यादा भर जाता है इन सब चीजों से, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम से भर जाता है, और ये जो अभी मैंने फूड पार्टिकल्स की बात की, टॉक्सिक मटेरियल की बात की, ये सब चीजों से, इन सब चीजों से भी फुल हो जाता है तो ये फट जाता है। ठीक है, तो फटेगा तो ये एटम बम की तरह कार्य करेगा। और एक डिस्पोजल मैंने बताया ही है क्योंकि ये सफाई भी कर रहा है, इसलिए ये सफाई कर रहा है, इसलिए इसके स्कैवेंजर बोला है, और ये एक डिस्पोजल बैग की तरह काम करता है। तो यहाँ पर बात हो रही है किसकी वजह से आत्मघाती थैली के रूप में इसे जाना जाता है? ये हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स जब इस लाइसोसोम के अंदर बहुत ज्यादा बन जाते हैं तो ये फट जाता है। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कोशिका में निम्न में से कौन सी पाचन थैली कहलाती है? कोशिका में कौन सी पाचन थैली, कौन सी ऑर्गेनली है जो डाइजेस्टिव बैग है? तो देखिए लाइसोसोम को डाइजेस्टिव बैग भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे? डाइजेस्टिव बैग भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? देखिए ये डाइजेस्ट भी तो कर रहा है ना, जो सेल के अंदर जो बेकार कचरा है उसको डाइजेस्ट कर रहा है ना, तो ये इसलिए इसे डाइजेस्टिव बैग भी बोला जाता है। तो कौन है? लाइसोसोम। चलिए ये क्वेश्चन इस चैप्टर का नहीं है, लेकिन एक बार देख लीजिए। फंड की स्त्रीधानी में कितनी ग्रीवा नाल कोशिकाएं पाई जाती है? तो एक। कितनी होती है? एक। ये इस यूनिट का नहीं है। चलिए जब इसका टर्न आएगा तब हम इसको अच्छे से देखेंगे। चलिए अब देखिए क्वेश्चन क्या है। न्यूक्लियस के बाहर डीएनए कहाँ मिलता है? अब देखिए डीएनए कहाँ देखा गया है डीएनए को? ये एक सेल है, सेल के अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट है। यहाँ पर मैंने बात की थी ये न्यूक्लियस है। कहाँ पे है न्यूक्लियस? सेल के अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। न्यूक्लियस के अंदर क्या है? डीएनए प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया न्यूक्लियस के बाहर डीएनए कहाँ मिलता है? अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था सेल के अंदर एक ऑर्गेनली होती है माइटोकॉन्ड्रिया। कौन सी ऑर्गेनली? माइटोकॉन्ड्रिया, जो कुछ इस टाइप की शेप आपने देखी होगी। बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया एक सेल के अंदर होते हैं, और ये जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है ना अपना 90% काम ना खुद ही करता है, इसे किसी की जरूरत नहीं होती। क्यों करता है खुद काम? इसको क्या बोलते हैं? पावर हाउस भी बोलते हैं सेल का। ठीक है, ये खुद काम करता है अपने पास, इसलिए इसको एक वो भी बोला गया है, स्वायत्त सेल बोला गया है। इसे ऑटोसोमल सेल बोलते हैं। एक सेल के अंदर कौन सी ऑर्गेनली है जिसे ऑटोसोमल कहते हैं? तो कौन होती है? माइटोकॉन्ड्रिया। इसे ऑटोसोमल क्यों बोला गया है? क्योंकि ये अपने काम खुद करता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया को ऑटोसोमल सेल भी बोलते हैं। ऑटोसोमल सेल क्यों? क्योंकि ये अपने 90% काम खुद ही कर रहा है। क्यों? अब देखिए इसके पास ना, माइटोकॉन्ड्रिया के पास राइबोसोम भी प्रेजेंट है। ये क्या है? राइबोसोम। और इसके पास अपना डीएनए भी है। इस माइटोकॉन्ड्रिया के पास अपना डीएनए भी है। जो इसके पास डीएनए है वो एक प्रोकैरियोटिक सेल वाला डीएनए है इसके पास। सर्कुलर फॉर्म, कैसी फॉर्म है इस डीएनए की? सर्कुलर फॉर्म डीएनए है और सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए है। सिंगल हेलिक्स वाला इसके पास डीएनए है। कैसा डीएनए है इसके पास? सिंगल हेलिक्स वाला। एक सिंगल स्ट्रैंड का इसके पास डीएनए है, सिंगल हेलिक्स डीएनए है। तो सर्कुलर फॉर्म है, सिंगल हेलिक्स डीएनए किसके पास होता है? एक प्रोकैरियोटिक सेल के साथ। इसलिए देखिए एक क्वेश्चन यहां से ये भी बनेगा, सेल के अंदर वो कौन सी ऑर्गेनली है जो एक प्रोकैरियोटिक सेल की तरह कार्य करती है? तो प्रोकैरियोटिक सेल की तरह कार्य करता है कौन? ये माइटोकॉन्ड्रिया। क्योंकि इसके पास जो डीएनए है वो एक सर्कुलर फॉर्म में और सिंगल हेलिक्स है, जो सेम एक प्रोकैरियोटिक सेल के पास है, और इसके पास राइबोसोम भी प्रेजेंट है। ठीक है, तो जब किसी के पास राइबोसोम है, डीएनए है, तो इसे क्या और सभी कामों के लिए किसी और चीज की जरूरत होगी? नहीं ना। तो इसलिए इसे ऑटोसोमल सेल भी बोलते हैं। और इसकी जो कंपैरिजन रिजेंबल किया गया है किसके साथ? प्रोकैरियोटिक सेल के साथ। माइटोकॉन्ड्रिया रिजेंबल टू प्रोकैरियोटिक सेल।
किसे? प्रोकैरियोटिक सेल को। ठीक है, चलिए, तो न्यूक्लियस के बाहर आप देखते हैं, ये जो डीएनए की बात चल रही है कि न्यूक्लियस के बाहर कहां प्रेजेंट होता है, तो देखिए सेल में न्यूक्लियस को छोड़कर ये डीएनए माइटोकॉन्ड्रिया के पास मिलेगा, और किसके पास? क्लोरोप्लास्ट के अंदर, प्लांट सेल के पास। जो क्लोरोप्लास्ट है वो एक प्लांट सेल के पास होता है। अब देखिए, अगर एनिमल सेल को लेकर पूछा जाए कि एक एनिमल सेल में न्यूक्लियस को छोड़कर माइटोकॉन्ड्रिया कहां प्रेजेंट होता है, तो वो प्रेजेंट होता है कहां पे? माइटोकॉन्ड्रिया के पास डीएनए प्रेजेंट होता है। अगर आए कि ऐसी कि न्यूक्लियस को छोड़कर किसी सेल के बारे में बात नहीं हो रही, प्लांट सेल या एनिमल सेल की, तो क्या लिखोगे आप? माइटोकॉन्ड्रिया के पास होगा और क्लोरोप्लास्ट के पास ये प्रेजेंट होगा। कौन प्रेजेंट होगा? डीएनए। ठीक है, न्यूक्लियस को छोड़कर डीएनए माइटोकॉन्ड्रिया के पास होता है और क्लोरोप्लास्ट के पास होता है। अगर प्लांट सेल को लेकर पूछा जाए कि न्यूक्लियस को छोड़कर कि एक बात हो कि एक पादप कोशिका में न्यूक्लियस को छोड़कर डीएनए किसके पास प्रेजेंट होता है? क्लोरोप्लास्ट को। अगर ऐसे बात हो कि एक एनिमल सेल में न्यूक्लियस को छोड़कर किसके पास होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। अगर इस टाइप से पूछा जाए न्यूक्लियस के पास डीएनए कहाँ होता है, अगर माइटोकॉन्ड्रिया के साथ क्लोरोप्लास्ट भी होता तब उसके साथ उसको भी हम क्लिक करते और ए बी ऐसे करके क्वेश्चन दिया होता, तब आप ए बी दोनों पर क्लिक करते। ठीक है, तो इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर माइटोकॉन्ड्रिया है। चल, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सी कोशिका अंग कोशीय श्वसन के लिए उत्तरदायी है? तो देखिए, जैसे मैंने अभी बताया था, जो माइटोकॉन्ड्रिया है ना, ये एक सेलुलर रेस्पिरेशन की तरह कार्य करता है, क्योंकि रेस्पिरेशन का काम एक सेल के अंदर कौन कर रहा है? ये माइटोकॉन्ड्रिया ही कर रहा है। इसका जो करेक्ट आंसर है यहाँ पर देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है गोल्जी बॉडी, सेकंड है सूत्रकणिका, थर्ड है केंद्रक, फोर्थ ऑप्शन है लयनकाय। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ना, यहाँ पर ये सूत्रकणिका नहीं माइटोकॉन्ड्रिया होगा। जो एक सेल के अंदर वो कौन सी ऑर्गेनेली है जो सेलुलर रेस्पिरेशन कराती है, तो वो माइटोकॉन्ड्रिया है। कौन है? माइटोकॉन्ड्रिया। चलिए, माइटोकॉन्ड्रिया इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जो आज का लास्ट क्वेश्चन है, यूकैरियोटिक सेल में प्लाज्मा झिल्ली किससे बनी होती है? यूकैरियोटिक सेल में जो प्लाज्मा झिल्ली है वो फॉस्फोलिपिड की बनी होती है। किसकी? फॉस्फोलिपिड की ये झिल्ली बनी हुई होती है। इसका ए ऑप्शन करेक्ट होगा, बी नहीं है, सी नहीं है, डी नहीं है, इसका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा। देखिए, जो फॉस्फोलिपिड है ना, ये फॉस्फोलिपिड कुछ इस तरीके से बने हुए होते हैं। इसके पास एक हेड पार्ट होता है और एक टेल पार्ट होता है। टेल पार्ट को नॉन पोलर कहते हैं, हेड पार्ट को पोलर बोलते हैं। और ये जो लिपिड है ना, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन में ये जो लिपिड होते हैं, ये फॉस्फोलिपिड इस तरीके से लगे होते हैं। देखिए, इस तरीके से होते हैं ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है और इसमें ये फॉस्फोलिपिड इस तरीके से लगे हुए होते हैं। बीच में बड़े बड़े प्रोटीन के चैम्बर होते हैं, प्रोटीन भी होता है इनमें बीच बीच में। तो फॉस्फोलिपिड की बात हो रही है, जो फॉस्फोलिपिड है उसके फॉस्फोलिपिड बना होता है एक पोलर नॉन पोलर से बना हुआ होता है। तो देखिए, वो मॉलिक्यूल, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आए, वो कौन सा मॉलिक्यूल है एक सेल के अंदर, वो कौन सा मॉलिक्यूल है जो एम्फीपैथिक की तरह काम करता है, तो वो कौन होता है? फॉस्फोलिपिड। कौन करता है एक सेल के अंदर एक एम्फीपैथिक की तरह काम? वो करता है ये फॉस्फोलिपिड काम, एक एम्फीपैथिक की तरह काम करता है। एम्फीपैथिक की तरह। एम्फीपैथिक उसे बोलते हैं जिसके पास पोलर और नॉन पोलर की तरह काम करने की कैपेबिलिटी हो। नॉन पोलर उसे बोलते हैं जो क्या होता है? वाटर में डिसोल्व नहीं होता। तो नॉन पोलर को साइंटिफिकली हाइड्रोफोबिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे? हाइड्रोफोबिक। और पोलर को हाइड्रोफिलिक। ये वाटर में घुलनशील है।
तो इसका ये जो लिपिड है फॉस्फोलिपिड, इसका हेड वाला पार्ट रहता है पानी वाले एरिया की तरफ, और जो टेल वाला पार्ट है ये पानी में घुलनशील नहीं है, ये पानी से दूर रहता है। ये पानी से दूर रहता है इस लिपिड का टेल वाला पार्ट, और हेड वाला पार्ट पानी की तरफ रहता है। तो जो पानी की तरफ रहता है हेड वाला पार्ट, इसलिए इसे हाइड्रोफिलिक बोलते हैं। पोलर को हाइड्रोफिलिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे? हाइड्रोफिलिक। चलिए, तो यूकैरियोटिक सेल में प्लाज्मा झिल्ली किससे मिलकर बनी हुई है? ये बनी हुई है इन फॉस्फोलिपिड से। ये था आज का आखिरी क्वेश्चन। एक क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है। होमवर्क क्वेश्चन है, सेलुलोज भित्ति किसके सेलों में पाई जाती है? ऑप्शन है जंतु, बैक्टीरिया, फंजाई, पौधे। इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में देना। ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है। आई होप आपको ये पूरा सेशन अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा हो तो इसे लाइक शेयर करना ना भूले, और जो पहली बार चैनल पर आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू सो मच।